नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीडब्ल्यूएससी पीटी 2023 के लिए हम लोग प्रैक्टिस श्रृंखला चला रहे हैं। आज उसका 5वां एपिसोड है। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न आने हैं, तो उन 5 प्रश्नों में ऐसा लक्ष्य है जो अपने अनुभव के आधार पर कि इससे ही प्रश्न आए, ठीक है, जो व्याख्या है या जो प्रश्न है। साथियों, सेशन शुरू करने से पहले एक निवेदन इतना करना चाहूँगा कि यदि वीडियो आप देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें, ठीक है। परिवार बड़ा होगा तो चीज़ें और अच्छी आपको देने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। क्या है? सही कथन नहीं है पूछा गया है, ठीक है। क्या भैया? पहला ऑप्शन, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। ऑप्शन बी है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। ऑप्शन सी है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसको सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। और ऑप्शन डी है, विदेशी मुद्रा का वैध कारोबार हवाला कहलाता है, ठीक है। बहुत नाम सुनते हैं हम लोग हवाला का। तो पहली बात है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह हॉट मनी कहलाती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है, इसको हॉट मनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसको सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो विदेशी मुद्रा का वैध कारोबार है तो यहाँ वैध शब्द हटा दीजिए, यहाँ अगर आप अवैध कर देंगे, अवैध कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन फिलहाल क्या है, पूछा कौन सही नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही नहीं है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? विधिग्राह्य मुद्रा, या उसको दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं, या उसको सुलभ मुद्रा बोलते हैं, या गर्म मुद्रा बोलते हैं। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखिए बात करते हैं विधि या ग्राह्य मुद्रा, गर्म मुद्रा की बात करते हैं। तो गर्म मुद्रा जो है गर्म मुद्रा उसको कहते हैं, गर्म मुद्रा, या जैसे गर्म मुद्रा की बात आती है या कहते हैं कि सुलभ मुद्रा या दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा क्या होती है? जिस मुद्रा का विदेशी स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है, शीघ्र प्रवृत्ति होती है। क्या? विदेशी मुद्रा में शीघ्र स्थानांतरण की जो प्रवृत्ति होती है वो सुलभ मुद्रा में होती है, ठीक है। बात करते हैं दुर्लभ मुद्रा की। विदेशी मुद्रा में शीघ्र स्थानांतरण की प्रवृत्ति जिसमें नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा। बात क्लियर? उसको बोलते हैं आप जो है दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। बात क्लियर है, ठीक। अब देखिए विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है भैया? विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसको स्वीकार करने से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा क्या है? तो भारत की विधिग्राह्य मुद्रा जो है वो आपकी रुपया है, रुपया, ठीक है। डी उदय कुमार ने इसका जो आप रूपरेखा देख रहे हैं वो डी उदय कुमार ने दिया था। किसने दिया था? डी उदय कुमार ने दिया था। बात क्लियर है भैया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है, मुद्रा संकुचन कहलाता है, या मुद्रा स्फीति कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अवमूल्यन की बात करें, अवमूल्यन बोले तो डीवैल्यूएशन क्या होता है? डीवैल्यूएशन होता है, डीवैल्यूएशन। इसका मतलब है किसी मुद्रा का विनिमय, समझिएगा, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य है वो अन्य मुद्रा की तुलना में कम कर दिया जाए, ठीक है, कम कर दिया जाए तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। बात क्लियर है। बात करते हैं मुद्रा संकुचन की। मुद्रा संकुचन, तो भैया मुद्रा संकुचन जो होता है, मुद्रा संकुचन में जैसे ये मुद्रा संकुचन और मुद्रा प्रसार, जैसे मुद्रा स्फीति है तो इसको मुद्रा प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा प्रसार बोला जाता है भैया। क्या बोलते हैं? मुद्रा प्रसार। तो मुद्रा प्रसार में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। जो मूल्य स्तर है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, कीमतें, या इसको मूल्य कीमतें क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं।
मुद्रा जो प्रसार वो बढ़ जाता है। तो भैया ये बताइए मुद्रा संकुचन, अब इसी के उल्टा जो है विपरीत में जो है मुद्रा संकुचन होता है। तो जो मुद्रा संकुचन है इसमें माल और वस्तुओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा में कमी होती है। मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, उसको मुद्रा संकुचन बोला जाता है। बात क्लियर है। और विमुद्रीकरण क्या होता है भैया? विमुद्रीकरण, ठीक है, विमुद्रीकरण में क्या होता है कि जैसे जो हमारी मुद्रा होती है, कोई पुरानी मुद्रा होती है, वो सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो उसको विमुद्रीकरण बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर लेते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं, प्रचुरता से मिलती हैं। देखिए साहब, मुद्रास्फीति की बात करें, किसकी बात कर लेते हैं? मुद्रास्फीति की बात करें, या इसी को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, या इसी को मुद्रा प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा प्रसार बोला जाता है। बात क्लियर है। देखिए इस अवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है, इस अवस्था में जो पहला होता है, पहला मतलब ऐसे समझिए, इस अवस्था में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें अर्थात मूल्य स्तर क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक है, मूल्य स्तर बढ़ जाता है, मतलब बाजार की वस्तुएं क्या होगी? बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। बात क्लियर है। तो बाजार की वस्तुएं, जब जाहिर सी बात है, जो समोसा आपको पहले 5 रुपए का मिलता था, अब मूल्य उसका, जैसे जो हमारे मूल्य की मुद्रा है, जैसे मान लीजिए रुपया है, तो उसकी कीमत जैसे गिर जाती है, सबके पास अधिक मात्रा में हो गई, तो जो मूल्य स्तर होगा वो बढ़ जाता है। जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा आप सामान खरीदने के चक्कर में रहेंगे, जब ज़्यादा सामान बिकेगा तो वो समझ कि ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो मुद्रा का वो सामान का मूल्य क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो मुद्रास्फीति में मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। बात क्लियर है। मुद्रास्फीति जो होती है, इसमें हानि जो होती है, अगर इसमें पूछा था कि मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है, तो हानि जो होती है वो देनदार को होती है। किसको होती है? देनदार, मतलब जो कर्जा देता है। और लाभ में कौन रहता है? लाभ में रहता है लेनदार। लाभ में लेनदार मतलब कर्जा लेने वाला जो है वो जो है लाभ में होता है। मुद्रास्फीति को रोकने कई तरीके हैं। उसमें जैसे मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से कैसे रोका सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को नियंत्रित करके। जैसे बहुत ज्यादा मुद्रा मार्केट में है, पता लगा, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, आप किसी को आप लोन दे रहे हैं और सस्ते ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं, तो जाहिर बात है पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सामान खरीदेगा, ज्यादा सामान खरीदेगा तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करें? इसको रोक दें कि भैया जो ब्याज दर, मान लीजिए आप पहले 8% लेते, अब हम लेंगे 15%। अब बताओ, जो व्यक्ति 8% लेता था, आराम से वो बढ़िया खर्चा करता था, 8% दे भी देता था, जब 15% हो जाएगा तो अरे यार महंगा, जो ब्याज दर वो बढ़ गई है। मतलब क्या कि जो मुद्रापूर्ति की वृद्धि है, या ये कह सकते हैं कि जो मार्केट में पैसा उस पर कंट्रोल कर लिया जाए, तो हम मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भैया? निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? अभी हम चर्चा कर रहे थे, देनदार, लेनदार, वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक, व्यापारी वर्ग। देखो भैया, हमने क्या कहा? मुद्रास्फीति बोले तो ऐसे आप अगर समझिए मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति दैट मीन्स महंगाई। क्या? मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। मुद्रास्फीति फायदा, अब इसमें 2 पार्ट में कर लीजिए। फायदा किसको होगा? फायदा, या इसको बोलते हैं लाभ। ठीक है, इसको बोलते हैं लाभ, फायदा। अब दूसरा होता है क्या? नुकसान। क्या होता है? किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए लाभ किसको होता है भैया? हम लॉस से लाभ होता है और लॉस से लेनदार होता है, तो लाभ किसको होगा? लेनदार को होगा। और नुकसान किसको होगा? नुकसान हमेशा देनदार को होगा। किसको होगा? देनदार को क्या होगा? नुकसान होगा। बात क्लियर है। जाहिर सी बात है, हम पैसा दे दिए, ठीक है, हम पैसा दिए तो मूल्य कम करके देंगे, जाहिर सी बात हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके देंगे। अब ये क्या किया? जब मार्केट में लेके बढ़िया खर्चा किया, माल साल खरीदा, हर चीज किया, बाद में महंगाई बढ़ जाती है, पैसा तो जितना दिया उतना लौटाएगा ना, जो आपने दर रखी थी वही रखी है। लेकिन अगर ये कहीं किसी और को दे दिया तो वो तो दूसरे दर पर लेगा ना, वो तो उससे ब्याज दूसरा लेगा, तो उसमें फायदा लेनदार को होता है मेरे भाई। बात क्लियर है। चलिए इसमें राइट आंसर जो होगा, सबसे अधिक हानि पूछा है, सबसे अधिक हानि किसको होगी? देनदार को होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्या भैया?
मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति क्या कहते हैं? गतिरोध कहते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, चलस्फीति, अवस्फीति। बताओ भैया क्या होगा? देखिए एक होती है मुद्रास्फीति, एक होती है मुद्रा अवस्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति और उसको मुद्रा अवस्फीति। तो मुद्रा अवस्फीति या मतलब होता है, आप समझिए, मुद्रा अवस्फीति से तात्पर्य है, मुद्रा अवस्फीति से तात्पर्य विस्फीति इसको बोल सकते हैं, विस्फीति। ठीक है, विस्फीति बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं आप जो है डिस्फ्लेशन, क्या बोल सकते हैं? डिस्फ्लेशन बोल सकते हैं। बात क्लियर है? मुद्रा अपस्फीति या इसको विस्फीति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मूल्य स्तर गिरता है और सामान्य मूल्य स्तर तथा सामान्य मूल्य स्तर से ऊपर रहता है। बात क्लियर है? तो इसमें देखिए, जब आप जो है उच्च मुद्रास्फीति उच्च दर में हो, बेरोजगारी हो, मतलब मुद्रास्फीति में गतिरोध हो, मुद्रास्फीति से गतिरोध हो, किसमें? बेरोजगारी से गतिरोध हो, या फिर आप कह सकते हैं जैसे बेरोजगारी से हो, या फिर जैसे मंदी, जो आप कह सकते हैं मंदी से हो, बेरोजगारी, ये जैसे मुद्रास्फीति महंगाई भी हो और मंदी और बेरोजगारी भी उपस्थित हो, तो भैया इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। बात क्लियर है? मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सातवां क्या है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? उत्पादन में ह्रास से, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि था उत्पादन में ह्रास से, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से, उत्पादन में वृद्धि से। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति जो है ये किस कारण से होती है? तो इसमें देखिए, बात करें इसकी मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो जाहिर सी बात है, अगर हमने वही बताया ना आपको, जैसे बैंक है, बैंक आपको मान लीजिए आप पैसा ले रहे हैं बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है, या 5%, 2% कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मुद्रास्फीति क्या, आप जाहिर सी बात है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग पैसा बैंक से ज्यादा निकालेंगे, और जब ज्यादा पैसा निकालेंगे तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होगी? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, और मुद्रा आपूर्ति में जब वृद्धि होगी तो वस्तु ऑटोमेटिक महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाएगी उसी क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहेंगे। तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर लेते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किससे? अवस्फीति से, स्फीति से, स्टैगफ्लेशन से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सर, आर्थिक विकास जो है ये किससे युग्मित होता है? तो भैया अवस्फीति से तो नहीं होगा, अवस्फीति से तो नहीं होगा। स्फीति स्टैगफ्लेशन जाहिर सी बात है, आप जो है स्फीति भी रहे और जो है महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई भी रहे, बेरोजगारी भी रहे, मंदी भी रहे, तो भैया इसमें तो समस्या है। तो इसमें स्फीति के साथ जो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, उत्पादन मूल्य सूचकांक का, या थोक मूल्य सूचकांक का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करें किसकी? थोक मूल्य सूचकांक की या उत्पादन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसमें जो उपभोक्ता हो या उत्पादन हो, इसमें ये कर सकते हैं कि साहब इसमें जो जीडीपी हम नापते हैं, या ये कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम जो हम मापते हैं, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए होती है वो थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर चलते हैं। क्या भैया? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? तो भैया आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है, आरबीआई के स्वर्ण भंडार को भी सम्मिलित किया जाता है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या है? भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, एसडीआर से, या चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। देखिए, रुपया किसके मुकाबले कितना, जैसे हम लोग देखते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, यही देखते हैं ना। यह कह सकते हैं कि जैसे एन के हिसाब से मुद्रा कमजोर, इसमें क्या विनिमय दे रहा है? विनिमय मतलब आदान प्रदान। तो भैया जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि हम केवल डॉलर में जो है रुपए को करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। या फिर हम जो है ये कहते हैं कि साहब हम जो है पाउंड स्टर्लिंग में करेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। एसडीआर में करेंगे, ये भी बिल्कुल हम क्या करेंगे? चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, जिसको हम चुनेंगे उसके साथ रुपए का विनिमय करेंगे। इसमें राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है? भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1542 में, 1601 में, 1680 में, या 1806 में? आपको पता है पहले सिक्के चलते थे,
है ना, सोने के सिक्के, सिक्के पहले चलते थे। पत्र मुद्रा का पहली बार चलन 1806 में आया था। कब आया था? 1806 में पहली बार पत्र मुद्रा का चलन आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है, किस पर खर्च होता है भैया? खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आयात पर। बताओ भैया इसमें क्या होगा? खाद्यान्नों के आयात पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम खाद्यान्न निर्यात भी तो करते हैं, इसमें तो गलत बात है। लौह इस्पात के आयात पर बिल्कुल बात गलत है। तकनीकी ज्ञान के आयात पर बिल्कुल बात गलत है। इसमें राइट आंसर क्या क्या होगा? इसमें पेट्रोलियम के आयात पर जो है इस सर्वाधिक भाग खर्च होता है, क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पादन हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्या भैया? अवमूल्यन का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें किसकी? अवमूल्यन की। अवमूल्यन बोले तो डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में, या कह सकते हैं बाहरी मुद्रा की तुलना में जो है घटा दिया जाता है जानबूझकर, तो इसको अवमूल्यन कहा जाता है। बात करते हैं भारत में अवमूल्यन की स्थिति की। किसकी? भारत में अवमूल्यन। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। अवमूल्यन, भारत में अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? ठीक है, भारत में अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो भैया भारत में अवमूल्यन कितनी बार? 3 बार हुआ है ना। पहली बार कब हुआ था? पहली बार जो हुआ था वो 1949 में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार हुआ था 1966 में, और जो तीसरी दफा हुआ था वो हुआ था 1991। मतलब 1991 को हम कह सकते हैं आर्थिक सुधार का वर्ष। क्या था ये? आर्थिक सुधार का वर्ष, आर्थिक सुधार का वर्ष। इसमें पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी इसमें जो है वित्त मंत्री थे। तो 1991 में 2 बार में हुआ है। एक तो हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई को एक बार हुआ, और दूसरी बार कब हुआ? इसमें दूसरी बार हुआ 3 जुलाई को। कब हुआ भैया? 3 जुलाई को दूसरी दफा हुआ। तो इसमें पूछा क्या है? ये तो अवमूल्यन के विषय में था। ठीक है, इसका उद्देश्य ये होता है कि विदेशों से पूंजी प्रवाह के राष्ट्र को जैसे बढ़ावा मिलता है। जैसे जब आप अवमूल्यन करते हैं, आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये देश नेपाल है और ये आपका भारत है। भारत ने क्या किया? अवमूल्यन कर दिया, मतलब अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा को घटा दिया। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक दुकान ये है, एक दुकान ये है, एक दुकान ये है, हमको समोसा खरीदना है, तो हम क्या करेंगे? जिस दुकान पे सबसे सस्ता समोसा मिलेगा हम तो उसी से लेंगे ना। तो जाहिर सी बात हम अगर विदेश से हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो वस्तु उसको अमेरिका में 15 रुपए की मिल रही है, वही वस्तु उसको भारत में जब 10 रुपए की मिलेगी या 5 रुपए की मिलेगी, तो वो भारत से लेना पसंद करता है ना। मतलब इसमें निर्यात को क्या करेगा? निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हो सकता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर की चलते हैं। 15 अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्राओं का महत्व घटाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। देखो भैया हमने क्या अभी उदाहरण दिया आपको, एक समोसा आपको समोसा खाना है। क्या खाना है? समोसा खाना है। अब यही समोसा आप जो है आपके यहाँ 15 का मिल रहा है, आपसे हल्का सा आगे जाने पर यही समोसा आपको 10 रुपए का मिल रहा है, और यही समोसा हल्का सा आगे जाने के 5 रुपए का मिल रहा है। मैं यहाँ खरीदने वाला हूँ, तो ये बताइए अगर मुझे जाना हो तो मैं यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा या यहाँ आऊँगा? जाहिर सी बात है कोई दो राय नहीं, मैं 5 रुपए वाले समोसे के पास जाऊँगा, हल्की सी क्वालिटी देखूंगा, लेकिन मैं यहीं आऊँगा क्योंकि ये सबसे सस्ता। भाई 15 से सीधे 5 पे आ गए हम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जाहिर सी बात इसका समोसा क्या होगा? ज्यादा बिकेगा। मतलब क्या? इसमें हम किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? इसमें हम निर्यात को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, विदेशी मुद्रा के महत्व को बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा का महत्व घटे। आयात को प्रोत्साहित करना, इसमें आयात प्रोत्साहित नहीं बल्कि सामंजस्य बैठाएंगे आयात के साथ, ये भी गलत बात। निर्यात को हतोत्साहित करना बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अवमूल्यन हमने किया है तो इसमें निर्यात जो है हमेशा इसको प्रोत्साहित करने का उद्देश्य लेकर के ही अवमूल्यन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर चलते हैं। क्या भैया? अब तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? भैया अब तक जो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ वो 3 दफा हुआ है। उदाहरण के रूप में 3 दफा हुआ, ऐसे तो 4 बार हुआ है। कब हुआ है? एक तो 1949 में हुआ है, 1949 में। ठीक है, दूसरी दफा जो हुआ है वो 1966 में हुआ है, और तीसरी दफा जो हुआ है 1991 में हुआ है। 1991 में 2 दफा हुआ है। एक हुआ है 1 जुलाई को,
एक हुआ 1 जुलाई को और दूसरा हुआ है 3 जुलाई को, ठीक है। एक 1 जुलाई को, दूसरा 3 जुलाई को। बेसिकली इसके बाद से ये कहा जाता है 1991 जो है इसको आर्थिक सुधार का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जब अगर आपसे पूछा उन्मूलन कितनी बार हुआ है तो 3 बार हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नहीं रहता 4 मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपया भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया है? 1966-67 में, 1991-92 में, 1990-91 में, 1989-90 में। देखो ये 3 बार तो अवमूल्यन हुआ है रुपए का, 3 दफा हुआ है। कब कब हुआ है? इतनी बार इसको आपको हो जाएगा कि अवमूल्यन आप भूलेंगे नहीं। अवमूल्यन मतलब होता है कि जो बाहरी मुद्रा उसके मुकाबले अपनी मुद्रा को, जो स्वदेशी मुद्रा उसको, उसके मूल्य को घटाना। तो पहली बार हुआ 1949 में, ठीक है। उसके बाद हुआ 1966 में, उसके बाद हुआ 1991 में। अब यही 1991 टू 1992 ये एक वित्तीय वर्ष था, इसमें 2 दफा जो है हुआ है। मैंने क्या बताया, एक 1 जुलाई को हुआ है और एक 3 जुलाई को हुआ है। कब हुआ है? 3 जुलाई को हुआ है। तो जाहिर सी बात इसमें 2 बार हुआ है, तो इसमें 1991 टू 1992 इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। करने वाले कौन थे? आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे। 18 नंबर क्या भैया, भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1992-93 के बजट में, 1993-94 के बजट में, 1994-95 के बजट में, 1995-96 के बजट में। बताओ भैया कि इसको कब बनाया गया था? देखिए इसकी बात करें कि भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था जब अवमूल्यन हो गया, उसके बाद 91 से 92 में जब हुआ, तो उसके जस्ट बाद 93 से 94 के जो बजट में इसको क्या किया गया, भारत की मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, ठीक है। टू टेक वन स्किप ऑन, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं, तो समझते चलिए, शायद आपके एग्जाम में अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। 19 नंबर, रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? जाहिर सी बात है अवमूल्यन हुआ 1991 में, तो ये चला 1992 तक, बात क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद जो है 1993 से 1994 तक जो है ये सारी प्रक्रिया चली, मतलब पैसे को स्थिर करने की। तो ये प्रक्रिया तो ना तो 91 में होगी, ना तो 92 में होगी, ना तो 93 में होगी। तो भैया 92 गलत हो गया, इसमें 3 ऑप्शन सीधे सीधे लिख रखे हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर और अंतिम प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए पूरा आरबीआई, जैसे इसमें देखिए हम पूरा इसके एक एक विषय में, जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी कहानी बहुत लंबी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 जुलाई 1930-31 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसमें 1 जुलाई को जो है एसबीआई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं आरबीआई, इसमें राइट आंसर जो केंद्रीय बैंक की बात करते हैं, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है जो आरबीआई है, आरबीआई की जो स्थापना है ये 1921 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश, यंग हिल्टन आयोग का गठन किया गया था। इसने 1924 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 आया और इस 1934 एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और कहाँ होती है? तो कलकत्ता में होती है। कहाँ पे होती है? कलकत्ता में होती है इसकी स्थापना। बात क्लियर है। और इसके जो प्रथम गवर्नर बनाए जाते हैं, आरबीआई के प्रथम गवर्नर वो बनाए जाते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या? ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए जाते हैं। पूछा जाता है अब इसका जो राष्ट्रीयकरण है, इसका राष्ट्रीयकरण, अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भैया राष्ट्रीयकरण जो है ये किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया, ठीक है। उस वक्त गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख साहब थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। गवर्नर जो उस वक्त थे वो सीडी देशमुख थे, ठीक है। इसमें देखिए जब गवर्नर, इसमें फिर पूछा जाता है कि आरबीआई का और कौन किस नाम से जानते हैं? तो आरबीआई को जो है सरकार का बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरकार का बैंक बोला जाता है, या इसको बैंक का बैंक बोला जाता है, बैंक का बैंक बोला जाता है। सारी चीजें होती है। इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो ये आरबीआई का इतिहास रहा है। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आज क्लास है तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आप समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।